नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। कुंडली विश्लेषण में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक नए तरीके से और रोचक अंदाज में कुंडली विश्लेषण होगा। सबसे पहले इनका देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1978, 6:45 सुबह का जन्म है, काठमांडू का है। इनके पहले ग्रह स्पष्ट का हम लोग विवरण कर लेते हैं, फिर कुंडली पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए इनका लग्न लग्न मिथुन लगन की कुंडली है, यानी इनके लगन का स्वामी ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। बुध इनके लग्न का स्वामी है। बुध की डिग्री आप यहाँ पे देखेंगे, बुध महाराज 26 अंश के, लगन 26 अंश का है इनका। लगन की डिग्री थोड़ी सी कमजोर हुई है। और लग्नेश जो होता है बुध होता है, तो आप इस कुंडली में बुध को जब देखेंगे तो बुध की भी डिग्री थोड़ी सी कम है। बुध सूर्य के साथ होके अस्त होके बैठा हुआ है। बुध कुंडली में कहाँ पर है? यहाँ पर है, और बुध ये अस्त है। सूर्य की डिग्री 3 है और बुध की 7 है, तो बुध अस्त हुआ है। तो लगन को भी बलवान करने के लिए और लग्नेश बुध को भी बलवान करने के लिए 10 से 12 कैरेट का पन्ना इनको पहनना चाहिए। 10 से 12 कैरेट का पन्ना पहनने से क्या होगा? इनका बुध बलवान हो जाएगा। बुध के बलवान होने के साथ साथ इनका लगन भी बलवान हो जाएगा। इनका सूर्य देखते हैं। सूर्य इस कुंडली में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, 2 डिग्री का सूर्य है। सूर्य ठीक है, और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और यह नक्षत्र किसका होता है? मंगल का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा, इनकी तुला राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। तुला राशि में बैठने के कारण इनकी राशि जो बनेगी वो तुला बनेगी। और चंद्रमा 23 डिग्री का है, डिग्री अच्छी है, ठीक ठाक है। विशाखा नक्षत्र में बैठा है, और विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यह योग बहुत ही अच्छा होता है। एक दूसरी चीज यहाँ पे जो रोचक चीज मैं बताऊंगा इसी कुंडली में, अभी आप आगे देखेंगे कि इस कुंडली में आप देखिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है और गुरु लगन में है। गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध बन रहा है। चंद्रमा से गुरु 9वें भाव में है और गुरु से चंद्रमा पंचम भाव में, ऊपर से चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। यह योग बहुत अच्छा माना जाता है, यानी चंद्रमा की प्लेसमेंट इस कुंडली में अच्छी है। गुरु का नक्षत्र पाया है और गुरु से अच्छे कॉम्बिनेशन में होकर के बैठा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अन्य ग्रहों के विवरण को देख लेते हैं। मंगल को देखिए, मंगल इस कुंडली में सिंह राशि में मित्र के घर में बैठा है, 8 डिग्री का है, ठीक ठाक है। और यहाँ पे मंगल महाराज मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र होता है। बुध के बारे में मैंने पहले ही बताया, बुध अस्त है, बुध को बलवान करने की जरूरत है। बुध बहुत अच्छा है इनकी कुंडली में, राजयोग में शामिल है। कैसे शामिल है वो अभी आगे हम देखेंगे। बुध इनका आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, आद्रा नक्षत्र यहाँ पर है, और यह राहु का नक्षत्र होता है। गुरु इनकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है, 19 डिग्री का है, और ये भी आद्रा नक्षत्र में बैठ करके राहु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब एक विशेष चीज देखिए, इनके जो ग्रह हैं यहाँ पे, एक तो बुध बुध इनका राहु के नक्षत्र में है, गुरु भी राहु के नक्षत्र में है। यानी लगन में 2 ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, एक तो गुरु और एक बुध, जो कि राहु के नक्षत्र में है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयां पाता है, नाम कमाता, फेम कमाता है, मिथुन लगन होने पर विशेष रूप से। लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा संतुष्ट नहीं होता अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी। शुक्र इनका कर्क राशि में बैठा हुआ है, 8 डिग्री का है, पुष्य नक्षत्र में बैठा है, और ये नक्षत्र होता है शनि का।
अगर शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में बैठे तो व्यक्ति बहुत भोगवादी और विलासवादी नहीं होता है, मेहनत करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है और नीड पे खर्चे करता है, ग्रीड पे खर्चा नहीं करना चाहता है। शनि इनका सिंह राशि में बैठा हुआ है, 2 डिग्री का है, मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है और यह नक्षत्र होता है शुक्र का। तो ये स्थिति भी यहाँ पर ठीक ठाक नजर ये नक्षत्र जो है केतु का है, यानी यहाँ पर शनि केतु के नक्षत्र में है, राहु कन्या राशि में है, केतु मीन राशि में है। इन दोनों ग्रहों को भी उच्च माना जा सकता है, इन दोनों राशियों में ग्रह उच्च के होते हैं। यहाँ पर देखिए मूल त्रिकोण राशि में है, ऐसा लिखा भी गया है, उच्च के होते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आ जाते हैं इनकी लग्न कुंडली पर, जहां पर आपको इनकी कुंडली का हाल और विवरण और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये देखना है इस कुंडली में आप ये देखिए सबसे पहले कि इनकी जो लगन बन रही है, मिथुन लगन बन रही है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ आसानी से समझ में आए, ताकि मिथुन लगन बन रहा है, लगन का स्वामी लगन में बुध बैठा हुआ है, जिससे भद्र नामक राजयोग बनता है। तो बुध भद्र नामक राजयोग बना रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि बुध की डिग्री जो कि थोड़ी सी सूर्य के पास होने के नाते अस्त है, तो पन्ना स्टोन पहनने से ये राजयोग और प्रबल होगा। इस कुंडली में आप देखेंगे जो केंद्र होते हैं, ये लगन को केंद्र बोलते हैं, चतुर्थ को केंद्र बोलेंगे, सप्तम भाव को, और दसम भाव, ये चारों घर केंद्र के होते हैं। चारों केंद्रों के स्वामी, दो केंद्र का स्वामी तो बुध हो गया लगन का और चतुर्थ का, सप्तम और दसम का स्वामी गुरु हो गया। चारों केंद्र के स्वामी कौन से ग्रह हुए? गुरु और बुध हुआ। और ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, लगन में ही बैठे हुए हैं, ये बहुत प्रबल राजयोग बन जाता है। ये जो लग्न होता है इसे हम केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण भावों से त्रिकोण में पड़ता है, यानी पंचम भाव से नवम में पड़ेगा, नवम भाव से पंचम पड़ता है और सभी केंद्रों से केंद्र में पड़ता है। तो इनमें ये बुध और गुरु मिलकर के केंद्र त्रिकोण का कई केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ होकर के बड़ा अच्छा राजयोग बनाए हैं, काफी अच्छा। इसमें मान सम्मान का कारक ग्रह गुरु भी शामिल हो गया, जो कि परिश्रम भाव का भी स्वामी है, तो भी अच्छा है। कुल मिलाकर के सूर्य मान सम्मान देगा, स्वाभिमान देगा, ऊंचा पद देगा, और बुध और गुरु मिलकर के राजयोग यानी सारे सुख साधन यश वैभव देंगे। जीवन में आर्थिक रूप से कोई परेशानी आने का कोई संकेत ही नहीं बनता है। इस कुंडली में गुरु और बुध मिल करके इनको बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जो लोग सीख रहे हैं कि चारों केंद्रों के स्वामी अगर लगन में या किसी भी केंद्र में होते, ये दोनों ग्रह चतुर्थ में होते, सप्तम में या दसम में ही होते, तो भी राजयोग बनता। लग्न में होने से विशेष उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। यहाँ पे सूर्य के होने से व्यक्ति को अपने अधिकारियों का भी समर्थन अच्छा मिलता है, अपने से ऊपर जो पोस्ट पर होते हैं उनका समर्थन अच्छा मिलता है। व्यक्ति को अपने सम्मान से, आत्म स्वाभिमान से समझौता नहीं करना पड़ता है। अगर हम तीनों ग्रहों का योग देख लें, गुरु बुध और सूर्य, तो ये तीनों ग्रहों का योग भी अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग बनाता है, यानी लग्न में राजयोग है। धन भाव में इनके शुक्र बैठा हुआ है, जो कि 12वें भाव का भी स्वामी है, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों में ये काम करेंगे। ये शुक्र पंचम भाव का भी स्वामी है, कारक ग्रह है, चंद्रमा की राशि में बैठ के राजयोग बना रहा है। शुक्र यहाँ पर देखिए चंद्रमा के घर में बैठा है। 4 नंबर की गिनती किसकी होती है? चंद्रमा की। और 7 नंबर की गिनती किसकी होती है? शुक्र की। तो शुक्र और चंद्रमा ने भी एक दूसरे से घर परिवर्तन किया है, स्थान परिवर्तन किया है, इसलिए यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा का भी राजयोग बन रहा है। ये भी काफी अच्छा योग है। जीवन में कर्ज वगैरह की कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं दिखती है। छठे भाव का स्वामी मंगल है। छठा भाव कैसा भाव होता है? यह एक क्रूर भाव होता है। छठा भाव क्रूर भाव होता है, और छठे भाव के साथ साथ तीसरा और 11वां भाव भी क्रूर भाव होता है। तो इस क्रूर भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? एक क्रूर भाव में बैठा है मंगल। तो ये साहस हिम्मत देता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला बनाता है। मंगल के साथ शनि भी बैठा है, यह स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती है, लेकिन शनि इस कुंडली में, शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है, भाग्य भाव में है। शनि भाग्य का स्वामी हो करके भाग्य को देख भी रहा है, भाग्य को देख रहा है, तो ये शनि भाग्य वृद्धि कर रहा है। इस शनि से दो दोष उत्पन्न हो रहे हैं।
एक तो शनि चंद्रमा की तरफ देख रहा है, तीसरी दृष्टि शनि की है, और शनि मंगल के साथ में है। शनि मंगल की युति को द्वंद्व योग बोलते हैं। शनि और मंगल की युति द्वंद्व योग होती है। व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा द्वंद्व बना रहता है। व्यक्ति मतलब सफल होगा तो भी उसके मन में सफलता के प्रति द्वंद्व बना रहेगा, परिवार में भी द्वंद्व बना रहेगा, घर गाड़ी बंगला बना लेगा तो उसके प्रति भी द्वंद्व बनाए रखता है। और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जाने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि कम आने पाती है। यह योग बन रहा है। यानी इस योग में हमें शनि और मंगल, इनको जो है शनि और मंगल को ठीक करना चाहिए। शनि का मंत्र जाप करवाएं और मंगल का मंत्र जाप करवाएं, साथ ही मंगल की वस्तुओं का दान भी करें, क्योंकि मंगल इस कुंडली का कारक ग्रह नहीं है तो मंगल के लिए दान करवाना चाहिए। वैसे कारक ग्रह आपके लिए बुध होगा, शुक्र होगा और शनि, ये तीन आपके कारक ग्रह हैं। मारक में सबसे प्रबल मारक आपका मंगल होगा। आप इसे अपनी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। मंगल आपका सबसे प्रबल मारक है। मंगल के बाद जो दूसरा मारक बनता है वो आपकी कुंडली से बनता है सूर्य। मंगल और सूर्य आपके लिए मारक होते हैं। मारक का मतलब है ये ग्रह आपको शारीरिक कष्ट देंगे। जब भी उम्र समय आएगा, बुढ़ापा आएगी या जीवन में इनकी दशा अंतर दशा आएगी तो स्वास्थ्य में तकलीफ देने का काम ये दोनों ग्रह करते हैं। आगे आ जाते हैं, आपके संतान भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। कन्या संतान के लिए अच्छा हो जाता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर, पुत्र संतान के लिए अच्छा हो जाता है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। दो दो शुभ ग्रह देख रहे हैं सप्तम भाव को। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा। वैवाहिक जीवन में कोई कसर नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा एक चीज और है, सूर्य की भी तो दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि को देखेंगे तो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है, तो सूर्य एक गर्म ग्रह है। सूर्य की दृष्टि के कारण आप और आपकी पत्नी कभी कभी लड़ते झगड़ते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा योग है, ज्यादा नहीं है, मैं कभी कभी बोल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत नोक-झोंक होती रहेगी, जिसे नहीं टाला जा सकता है। पत्नी आपकी काफ़ी योग्य और अच्छी हैं, क्योंकि नवमांस कुंडली के लगन में आप देखिए उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। तो यहाँ पर नवमांस में उच्च के ग्रह होने के नाते पत्नी आपकी काफ़ी अच्छी है। पत्नी से भी, जिसके नवमांस कुंडली में लग्न में अच्छा ग्रह पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के काम में और सफलता में पत्नी का भी भाग्य साथ देता है। केतु दसम भाव में बैठा हुआ है। केतु दसम भाव में बैठने से व्यक्ति कई बार जो है जॉब चेंज करता है। चेंज करना ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है, तो जॉब चेंज होता रहेगा। आपका स्थान परिवर्तन भी जीवन में कई बार होता रहेगा। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में पुरानी पैतृक संपत्तियां भी मिल सकती हैं। पुराना पैतृक घर वगैरह भी ऐसा जातक मेंटेन करने का प्रयास करता है। धन भाव को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, किसी भाव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय भाव में द्वंद्व योग बना है, जो आपको भविष्य में कभी कभी हाथ के भुजाओं में दर्द दे सकता है, कभी कभी कुछ गले में तकलीफ दे सकता है। कोई मेजर इशू बनने वाला नहीं है। चंद्रमा के साथ सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु में से कोई ग्रह नहीं है, इसलिए ग्रहण दोष नहीं है। सूर्य भी स्वस्थ है आपका। कुंडली का सूर्य और चंद्रमा मजबूत हो तो राजयोग का पूरा फल मिलता है, जो कि मिल रहा है आपको। कालसर्प दोष भी आपकी कुंडली में नहीं है। एक विशेष बात और देखेंगे यहाँ पे, आपकी कुंडली में हम ये देखना चाहेंगे कि क्या केमद्रुम दोष भी बन रहा है कि नहीं। इस पे आपका ध्यान मैं लेके जाऊंगा। कुंडली में आपके यहाँ पर देखिए पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। पंचम भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा के अगले भाव में, यानी यहाँ चंद्रमा है देखिए, और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रमा से पिछले भाव में राहु बैठा हुआ है। जब हम केमद्रुम दोष की गणना करते हैं तो हम राहु केतु और सूर्य को नहीं लेते हैं। सूर्य के साथ रहने से चंद्रमा अस्त हो जाता है, इसलिए सूर्य को नहीं लेते, और राहु केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए हम उसे भी नहीं लेते। अब इसी कुंडली में आप देखिए चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा के अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा से पिछले भाव में राहु है, और राहु केतु सूर्य को लेते नहीं है। तो प्रथम दृष्टया आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष बन गया। केमद्रुम दोष में व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, धन की हानि हो जाती है, आसमान से आकर के जमीन पे गिर जाता है, ऐसा फल बताया गया है। लेकिन आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष बना है, लेकिन भंग हो गया।
क्योंकि चंद्रमा से दसम भाव में, जहाँ चंद्रमा बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चंद्रमा से दसम भाव में ग्रह मिल गया, इसलिए केमद्रुम दोष भंग हो गया। जब केमद्रुम दोष भंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानी देता है। मतलब जो दोष है कि व्यक्ति दुखी होगा, परेशान होगा, दरिद्रतापूर्ण जीवन जिएगा, कुछ ऐसे कार्य व्यक्ति से हो जाएंगे समाज में जिससे कि व्यक्ति को अपमानित होना पड़े, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। सिर्फ एक चीज का फर्क मिलता है, मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से असंतुष्टि बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पे भंग हो गया है तो इसलिए अब कोई विशेष बात नहीं रह गया, थोड़ी मानसिक रूप से असंतुष्टि बना के रखेगा। अन्य योगों की अगर हम बात करें राजयोग में, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लगन कुंडली में ही कई सारे राजयोग हैं और शुक्र चंद्रमा का स्थान परिवर्तन राजयोग है। तुला राशि की आपकी कुंडली है, साढ़े साती चल नहीं रही है, कोई साढ़े साती नहीं है। गुरु अभी आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा है, जो कि लग्न कुंडली से दसम भाव है। छठे भाव का गोचर थोड़ा सा धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्चा करवा देता है। यानी ये सब जो कुंडली विश्लेषण वगैरह है, इन सब पे भी पूजा पाठ उपाय पे खर्चा करवाता है, जिसका समय चल रहा है। अभी राहु की स्थिति मेष राशि में है आपके, जो कि लग्न कुंडली का 11वां भाव बनता है। तो राहु भी ठीक ठाक है। थोड़े समय बाद आपके राहु अक्टूबर 2023 में राहु महाराज आ जाएंगे मीन राशि पे और केतु महाराज आ जाएंगे कन्या राशि पे। अक्टूबर बाद आपके स्थान परिवर्तन या नौकरी में फिर से कुछ चेंज या स्थानांतरण के योग वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, चंद्र कुंडली भी ठीक है। अब नवमांश कुंडली की ही हम बात कर लेते हैं। नवमांश कुंडली में मैंने एक चीज तो आपको बता दिया कि लगन में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है चंद्रमा। लगन में उच्च का ग्रह बैठता है तो व्यक्ति का भाग्योदय पत्नी के भाग्य के माध्यम से हो, इस बात का संकेत होता है। आपकी कुंडली में भी भाग्य अच्छा है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी हुई है। लेकिन नवमांश कुंडली भी सपोर्ट कर रही है, यानी पत्नी का भी भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। अब एक चीज और देखिए, नवमांश कुंडली का जो लगन है उसका स्वामी शुक्र भी नीच राशि में बैठा है। तो लगन का स्वामी नीच का हो गया जब नवमांश में, ये भी एक कारण बनता है पत्नी से वाद विवाद रहने का। दूसरा, नवमांश कुंडली में मंगल ठीक ठाक स्थिति में है, बुध के घर में दूसरे भाव में बैठा है, सूर्य नीच का है, पत्नी का कॉन्फिडेंस आपके कभी कभी ये डाउन करता रहेगा। सामने शनि भी नीच का होकर के बैठा हुआ है, सिर आंख कॉन्फिडेंस इन सब में ये कभी कभी प्रॉब्लम आपकी वाइफ को देता है। नीच भंग राजयोग भी बन गया, दो ग्रह आमने सामने नीच के हों तो नीच भंग हो जाता है, यानी पत्नी के माध्यम से भी इस नीच भंग राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है इस कुंडली में, जो कि धन भाव का स्वामी है और धन के कारक ग्रह बृहस्पति की राशि में बैठ के धन भाव को देख रहा, तो आपकी पत्नी के पास भी पैसा वैसा रहेगा। गुरु और राहु की युति है 11वें भाव में, चांडाल दोष या कोई भी दोष हो, सबसे कम प्रभाव अगर कहीं मिलता है किसी दोष का तो 11वें भाव में। सोर्स ऑफ इनकम ये जनरेट करता है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा ये। दूसरा, गुरु राहु की युति के नाते आपकी पत्नी कभी कभी सही और गलत का फर्क कर पाने में असक्षम हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल आपकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली का फल रहा। लग्न कुंडली को मैं ए ग्रेड की कुंडली मान रहा हूँ, यानी आप अच्छा जीवन यापन करेंगे, सुखी और संपन्न जीवन जिएंगे। अब आपके चलेंगे दूसरी कुंडली पर। दूसरी कुंडली सुदर्शन चक्र को हम ले लेते हैं और इस सुदर्शन चक्र में हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सुदर्शन चक्र किसको कहते हैं। सुदर्शन चक्र मतलब होता है कि लग्न, सूर्य और चंद्रमा को मिला करके, मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब यहाँ पे मैं मार्क भी करता हूँ। ये देखिए, ये आपकी लगन है, मिथुन लगन की कुंडली थी। लगन कुंडली से दसम भाव में ग्रह बैठा हुआ है। ये चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली से दसम भाव में ग्रह बैठा हुआ है और ये होती है सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली से जब यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव में ग्रह बैठा हुआ है। सबकी कुंडलियों में ऐसा योग नहीं मिलता है कि लगन से भी दसम में ग्रह मिल जाए, चंद्र से भी दसम में ग्रह मिल जाए और सूर्य से भी दसम में ग्रह मिल जाए। आपकी कुंडलियों में तीनों से मिला हुआ है। बहुत ही सुंदर योग मैं इसे मानता हूं। अगर लग्न, सूर्य और दसम तीनों से
व्यक्ति के दसम भाव में ग्रह मिल जाए तो व्यक्ति एक महापुरुष होता है, अपने कुल खानदान में अच्छा नाम रोशन करता है, मान सम्मान कहता कमाता है, और लोग कहते हैं ऐसे व्यक्ति के घर परिवार और समाज वाले कि देखो फला व्यक्ति बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ी अच्छी यश कीर्ति और धन आदि कमा रहा है। ऐसे लोग अपने समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं, तो देर सवेर आप अपने गांव समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मतलब इन तीनों घरों में ग्रह का होना ओवरऑल में काफी अच्छा मानता हूँ। अगली कुंडली पे चलते हैं। अगली कुंडली में आप देखेंगे, यहाँ पे वर्ग कुंडलियों का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आपके कुंडली में ले लेते हैं सूर्य कुंडली को। सूर्य कुंडली से हम मान सम्मान का विचार करते हैं। कुंडली को मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली तो हमने पहले ही कर लिया है। सूर्य कुंडली में देखिए लगन में ही सूर्य बैठा है और सूर्य पे कोई ग्रहण नहीं लगा है। किसी भी वर्ग कुंडली के विश्लेषण में उस वर्ग कुंडली के कारक, इसका कारक सूर्य है और भाव का स्वामी, लगन का स्वामी बुध, दोनों ही एक साथ युति कर रहे हैं। मान सम्मान पे कभी जीवन में आँच नहीं आने का योग है। कभी कुछ छोटा मोटा होगा तो उसे भी आप रिकवर कर ले जाएंगे, कोई मान सम्मान पे हानि आए ऐसा कोई योग नहीं है। चंद्र कुंडली को देखेंगे तो चंद्र कुंडली में, होरा कुंडली में देखिए 4 नंबर लिखा है। इस 4 नंबर की होरा का मतलब होता है कि आपकी कुंडली चंद्र की होरा है। दो ही होरा बनती है, या तो सूर्य की बनेगी या तो चंद्र की। यानी या तो होरा कुंडली में लगन में 4 नंबर लिखा रहेगा या 5। चंद्र लगन की होरा का इंडिकेशन होता है कि ऐसे व्यक्ति का धन जो है पितरों के आशीर्वाद से मिला हुआ है। जो धन आपके पास है उसमें आपके पितरों के आशीर्वाद का योग बहुत अच्छा है। पितरों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करते रहेंगे। पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, गया जी में पिंडदान वगैरह भी करिएगा भविष्य में, तो धन की स्थिति आपकी और भी अच्छी होती जाएगी। पितरों का आशीर्वाद आपके धन पे है। कुल मिलाकर के यह बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अगली कुंडली पर चलेंगे। षोडश वर्ग में अगली जो कुंडलियां होती हैं उसमें मैं आपको सबसे पहले एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं देशकाल कुंडली सम्मुख में है, चतुर्थांश कुंडली है। देशकाल कुंडली पे सबसे पहले बात करते हैं। ये परिश्रम की कुंडली होती है, मेहनत, हम कितना मेहनत जीवन में करेंगे, मेहनत का कितना फल मिलेगा। इसमें आपको लगन देखना है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है। लगन का स्वामी शनि है जो कि लगन पे दृष्टि डाल रहा है, अच्छा योग हो गया। और D3 यानी देशकाल का जो भाव होता है वो कौन सा होता है? तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव का स्वामी कौन सा है? मंगल है। यानी इस भाव का स्वामी, परिश्रम का जो कारक मंगल बनता है तीसरे भाव का स्वामी, और लगन का स्वामी शनि, दोनों युति कर रहे हैं। परिश्रम में आपके कोई कमी नहीं रहने वाली है, परिश्रम आप बहुत अच्छा करेंगे। कुछ ऐसा परिश्रम ना करिए जिससे शारीरिक थकान आ जाए। ऐसा संकेत है कि अगर शारीरिक रूप से थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आप थक जाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। गुरु अच्छा है, गुरु भाग्य भाव में बैठ के परिश्रम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और लगन पे भी। आप थोड़ा सा भी परिश्रम करते हैं तो उसका पूरा फल पा जाते हैं। ये गुरु का संकेत मिल रहा है। केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो यह बताता है कि कभी कभी परिश्रम करते हुए आप किसी किसी को कुछ कड़वी बातें भी बोल जाते हैं। काम करते हुए किसी को डांटिए फटकारिए नहीं। चंद्रमा, बुध और सूर्य की युति पंचम भाव में, वो भी मिथुन राशि में, दर्शाती है कि आप अपने काम में टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट, IT, कंप्यूटर आदि का प्रयोग अच्छे से करेंगे। यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, परिश्रम आप अच्छा करेंगे। यहाँ पे शुक्र आपके परिश्रम का पूरा फल देता है, भोग और सुख प्रदान करेगा। चतुर्थांश कुंडली देखिए। चतुर्थांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश स्वयं स्वराशि का होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। ये इसको हम त्रिकोण की भी संज्ञा देते हैं। राहु यहाँ गुरु के साथ बैठ करके गुरु का बल बढ़ा रहा है। यहाँ पर बुध और सूर्य और केतु मिथुन राशि में है। लगन कुंडली में भी मिथुन राशि में 3 ग्रह थे, यहाँ भी 3 ग्रह हैं, और यहाँ भी 3 ग्रह हैं। यानी आप एक चीज नोट करिए, आपकी कुंडली में मिथुन राशि ज्यादा प्रबल हो रही है। मिथुन राशि का प्रबल होना आपको ज्योतिष की तरफ भी खींच सकता है, कंप्यूटर, IT, इंटरनेट से भी जोड़े रह सकता है। बुद्धि और तर्क ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है जब मिथुन राशि ज्यादा प्रबल होती है।
मिथुन राशि आपकी कुंडली में ज़्यादातर कुंडलियों में प्रबल ही है। चतुर्थांश कुंडली में भाग्य देखते हैं, लगन ठीक हो गया, और भाग्य भाव भी देखेंगे। भाग्य का स्वामी मंगल है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। भाग्यशाली आप हैं, शत्रुहंता योग भी बना हुआ है। भाग्य आपके शत्रुओं को अपने आप रास्ते से हटाएगा। चंद्रमा भी स्वराशि का होके बैठा है, ये भी अच्छा योग बन रहा है। शुक्र भी स्वराशि का है। इतने अच्छा भाग्य लेकर के आए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर छप्पर में पैदा होता है, गरीब घर में पैदा होता है, तो भी महल खड़ा कर लेता है। ऐसा योग आपकी कुंडली से बनता हुआ नजर आ रहा है। पंचमांश कुंडली से सामाजिक ज्ञान और अनुभव को देखते हैं। लगन देखिए बड़ा अच्छा हो गया। लगन का स्वामी शनि है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। लगन का स्वामी उच्च का होके बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य भी बैठा हुआ है, जो कि नीच का है। सूर्य का नीच भंग शनि ने किया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब ज्ञान और अनुभव, इन सारी चीज़ों को पिता से और ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए थी। इस चीज़ की कमी रह गई है। यहीं पर देखिए गुरु नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। गुरु नीच राशि में है, साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर गुरु का नीच का होना थोड़ा सा आपको और सामाजिक होने की अपील करता है। जो आपका अपना समाज है, जहाँ आप पैदा हुए हैं, आपका गांव है, कुटुंब है, गली मोहल्ला है, वहाँ पे आपको थोड़ा और अटेंशन देने की जरूरत है। बाहर बाहर तो आप बहुत अच्छा नाम फेम बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पुनः देखिए मिथुन राशि प्रबल हो गई, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। मिथुन राशि का योगदान काफी अच्छा है। शुक्र के साथ राहु हो तो काफी अच्छी लग्जरी दे देता है लाइफ में। केतु हो तो उसका भी यही काम बनता है कि काफी अच्छी लग्जरी प्रदान करता है। तो काफी अच्छी लग्जरी का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। षष्ठांश कुंडली देखते हैं, जहां से हम शत्रुओं का विचार करते हैं। शत्रु देखते हैं, रोग ऋण शत्रु देखते हैं। लगन आपका यहाँ पर कन्या लगन है। लगन का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। भाग्य भाव में है, मंगल के साथ में ही है। यह योग आपके लिए काफी अच्छा है। नीच राशि में नहीं है, मित्र राशि में है। साथ ही साथ छठे भाव को भी देखा जाना चाहिए। छठे भाव का स्वामी शनि है, जो कि नीच का हो गया। कुछ नीच वृत्ति के शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर नीच का होगा, तो नीच स्वभाव वाले कुछ शत्रु रहेंगे, जो पीठ पीछे सिर्फ चुगली करेंगे। मुंह पे वो भी नहीं बोलेंगे, मुंह पे कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं कहा और किया है। तो जो लोग आपको सिर्फ मीठा मीठा बोलते हो, चापलूसी करते हो, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। शत्रु बाधा वगैरह कोई बहुत विशेष आपकी कुंडली से कुछ नहीं है। लगन में चूंकि शत्रुहंता योग है, राजयोग है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। अगली कुंडली देख लेते हैं। अगली कुंडली आपकी सप्तमांश कुंडली है, जो आपके सम्मुख है। सप्तमांश कुंडली को आप देखिए। सप्तमांश कुंडली और साथ ही साथ अष्टमांश कुंडली आपके सम्मुख है। सप्तमांश कुंडली से संतान कैसी होगी, इसको देख लेते हैं। लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ में है। ये गुरु जो है लगन का स्वामी है, यानी कारक है, और मंगल भी कारक है। दो कारक ग्रह सप्तमांश कुंडली में एक साथ बैठने का मतलब है कि संतान का भी जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। पंचम भाव में भी कोई नीच का ग्रह नहीं है। पंचम भाव का स्वामी मंगल देख रहा है, पंचम भाव को गुरु भी देख रहा है। ठीक है। शुक्र भी मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा भी मित्र राशि में है, सूर्य भी ठीक है, बुध के घर में है। कुल मिलाकर के ऐसा दिखता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम संतान को भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होता है। लगन को देखेंगे, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश लेकिन नीच का होकर के बैठा हुआ है। लग्नेश नीच का है, लेकिन लाभ भाव में गुरु को पॉइंट मिलता है आयु बढ़ाने का। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं। लगन को आपने देखा, तो अष्टम भाव को भी देखना चाहिए। अष्टम भाव में आपका चंद्रमा बैठा है, राहु केतु के साथ में है। तो थोड़ा सा मानसिक अवसाद, जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे। अष्टमांश मतलब आयु, मतलब आयु आपकी जिंदगी कैसी चलेगी। मृत्यु का विचार नहीं करते, वो तो लगन से देख लेंगे। आयु मतलब क्या, जीवन में कुछ रुकावट बाधा के साथ साथ चलेगा, तो मानसिक चिंताओं के साथ साथ असंतुष्टि के साथ साथ जीवन चलेगा, इस बात का संकेत मिलता है। बुध यहाँ पर उच्च का है, बुध अच्छा है। शुक्र भी ठीक ठाक है, और मंगल यहाँ पे 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये भी थोड़ा सा मानसिक चिंताएं ही देता है। ओवरऑल अष्टमांश में भी कोई विशेष दोष नहीं है।
गुरु का थोड़ा सा है, नीच राशि में है, लेकिन लाभ भाव में है, इसलिए आयु की ये कमी नहीं करेगा। अष्टम भाव में आप देखेंगे तो केतु लंबे गोचर का ग्रह है, राहु लंबे गोचर का ग्रह है। लंबे गोचर वाले ग्रह बैठते हैं तो आयु लंबी बनाने का प्रयास करते हैं, आयु लंबी देंगे, चंद्रमा को पीड़ित करते हुए, मन को पीड़ित करते हुए ये आपको आयु अधिक प्रदान करेंगे। अगली कुंडली पर चलते हैं और उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगली कुंडली में आप देखेंगे षोडश वर्ग की कुंडलियों में सबसे पहले यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तीन, यहाँ पे सबसे पहले दशमांश चक्र की हम बात करेंगे। नवमांश पे मैंने आपको बोल ही दिया है, दशमांश देखते हैं। दशमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लगन का स्वामी शनि है, लगन को दृष्टि दे रहा है, और दूसरा ग्रह बुध भी दृष्टि दे रहा है, जो कि लगन का मित्र है और लग्नेश का भी मित्र है। दशमांश कुंडली में राजयोग बन गया। लग्नेश जो है शनि है केंद्र का स्वामी, और ये जो बुध बैठा है ये त्रिकोण का स्वामी है। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी शनि बुध युति कर रहे हैं, राजयोग बन गया। पत्नी के माध्यम से भी इस राजयोग में भूमिका है, यानी पत्नी का भी भाग्य साथ दे रहा है। और एक चीज और जानिएगा, एक राजयोग यहाँ भी बना हुआ है। देखिए शुक्र यहाँ पर अपनी राशि में है और चंद्रमा वहीं पर उच्च का है। शुक्र और चंद्रमा की युति को बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रगतिवादी होता है, स्त्री का सम्मान करता है, स्त्री का सुख जीवन में मिलता है। और ये दशमांश कुंडली है तो ये बता रही है कि कार्य स्थल पे स्त्रियों से आपको काफी अच्छा साथ और सहयोग मिल जाएगा। सूर्य भी अच्छा होकर के बैठा हुआ है, जो यह बता रहा है कि कार्य स्थल पे मान सम्मान भी काफी ठीक ठाक अच्छा बना रहेगा। गुरु भी स्वाग्रही है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। शुक्र के अच्छे होने के नाते कार्य क्षेत्र पे आपको लग्जरी मिलेगी। कार्य क्षेत्र पे आपको धन सुख साधन जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब आपको प्राप्त होती रहेंगी। मंगल यहाँ पर भाग्य भाव में शुक्र की राशि में बैठा है, जो कि कर्म भाव का स्वामी है। कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, ये भी बहुत अच्छा योग बनाता है। तो यह योग भी आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब कुल ओवरऑल मुझे कुछ खराब नहीं दिख रहा है। राहु यहाँ छठे भाव में हो तो रास्ते के लिए जो है रास्ते के कांटे साफ करता रहता है। केतु यहाँ का हो तो कुछ कार्य क्षेत्र को लेकर के ट्रबलिंग भी देने का प्रयास करता है, इसलिए यह भी योग आपके लिए अच्छा है। एकादशांश कुंडली की आपके चर्चा कर लेते हैं। एकादशांश आपका कैसा रहेगा इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं और बड़ा करने का प्रयास करता हूँ ताकि और अधिक स्पष्ट और साफ दिख सके। एकादशांश से हम मनोकामनाओं की पूर्ति को देखते हैं। लगन का स्वामी मंगल है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लगन का स्वामी देखिए बड़ी अच्छी स्थिति में है। लगन हो गया ये, और ये दसम हो गया। दसम का स्वामी सूर्य है। लग्नेश और दशमेश दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों इस कुंडली के अनुसार कारक भी हैं, और तीसरा कारक गुरु भी देख रहा है। कौन सी ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा नहीं कर लेंगे, यानी भौतिक रूप से इच्छाओं की पूर्ति में आप संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जो जो आपके जीवन में असंतुष्टि लेकर के इस संसार को आप अलविदा करें, संतुष्टि मिल जाएगी। राहु यहाँ पर है, घर से दूर रखने का प्रयास करेगा। केतु भी ठीक है, ट्रबलिंग ये भी करवा देता है। बुध और शुक्र छठे भाव में है, तो ये दोनों कारक ही नहीं है। बुध जो है देखिए अष्टम का स्वामी है, और शुक्र द्वादश का स्वामी है, तो इच्छाओं की पूर्ति में ये भी मदद करेंगे। द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख का विचार होता है। लगन को देख लीजिए, लगन का स्वामी मंगल है, अपनी ही दूसरी राशि में स्वागृही होके बैठा है, यह योग अच्छा होता है। शुक्र स्वागृही है। सूर्य थोड़ा सा चंद्रमा के की राशि में बैठा है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और जल तत्व में बैठा है। पिता को भी सुख मिल सक जाएगा आपको, लेकिन पैतृक रूप से आप इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे जो आपने अभी बनाया है स्वयं से। पिताजी आपके इतने ज्यादा मजबूत पिता की स्थिति नहीं दिखती है। गुरु भी नीच राशि में है और पिता भाव में राहु बैठा है, तो आपने अपने पिता से कहीं बहुत अधिक तरक्की का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। अगली कुंडली पे चलते हैं। षोडशांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है, इसको भी देख लेते हैं। लगन का अच्छा स्थिति है, लगन में कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा हुआ है।
लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि का अष्टम भाव में होना गड़बड़ नहीं होता है, शनि ठीक ठाक है, मित्र के घर में है। और चतुर्थ भाव देखना होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठा हुआ है शुक्र। वाहन का सुख आपके जीवन में ठीक ठाक है, वाहन बहुत आपको मतलब वाहन का सुख रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाहन को लेकर के बड़ा भाग दौड़ या लंबी ट्रेवलिंग करनी पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। वाहन का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि लगन ठीक हो गया और चतुर्थ भाव ठीक हो गया। इस भाव में नीच का ग्रह नहीं है, ना ही इस भाव का स्वामी नीच का है, और वही स्थिति इसके साथ भी नहीं है, अच्छी है, तो वाहन का सुख रहेगा। उपासना आदि के लिए देखें तो लगन में शनि राहु केतु बैठे हैं, धार्मिक विचार वाले आप हैं। पूजा पाठ के लिए कोई बहुत विशेष समय आपके पास है नहीं, लंबी चौड़ी पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाएंगे, विधि विधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नवम भाव में भी देखिए शुक्र नीच का है। लेकिन सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए अभिरुचि रहेगी, देवताओं के प्रति ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और छोटा मोटा आयोजन पूजा पाठ भी करते रहेंगे। ये आपकी ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण हो गया। अब हम चलेंगे आपके अष्टक वर्ग आदि पे चलेंगे, और अष्टक वर्ग के माध्यम से हम आपको ग्रहों का गोचर समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। अष्टक वर्ग में यह बेसिकली पता चलता है किस ग्रह का गोचर किस राशि पर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, अष्टक वर्ग सारणी आपके सम्मुख है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। पहले चीज को समझ लीजिए, ये अष्टक वर्ग जो होता है इसमें 8 वर्ग मतलब सूर्य से लेकर के शनि तक 7 ग्रह और लग्न मिल के एक दूसरे ग्रह को पॉइंट देते हैं। जो पॉइंट देते हैं वो उसी से अष्टक वर्ग बनता है। इधर आप देखेंगे ऊपर राशियां लिखी हुई हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, और इधर ग्रह लिखे हुए हैं। इधर किस राशि पर किस ग्रह को कितने पॉइंट मिले हैं ये लिखा गया है। जहां पॉइंट 0 से 3 के बीच में होता है, 0 से 3 के बीच का पॉइंट बताता है कि उस ग्रह को कम पॉइंट मिले हैं, यानी वो खराब है। 4 पॉइंट जहां पे मिला है वो एवरेज है, यानी जो 0 से 3 है उसे हम बैड मानेंगे। 4 पॉइंट जो है वो एवरेज है, ये मान लेते हैं। और 4 के ऊपर जैसे जाएगा 5 6 7 8, तो वो धीरे धीरे गुड बेटर बेस्ट होता चला जाएगा, यानी अच्छा मानेंगे। शनि को मेष राशि में यहाँ देखिए 4 पॉइंट मिले हुए हैं, यानी जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा एवरेज फल देगा। वृषभ राशि में एवरेज देगा। मिथुन राशि में शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा जब कभी भी गोचर करेगा। शनि का कर्क राशि में गोचर आपको अच्छा नहीं देगा, सिंह में अच्छा नहीं देगा, कन्या में अच्छा नहीं देगा, तुला में भी अच्छा नहीं देगा, वृश्चिक में भी सामान्यतः खराब ही देगा, धनु में अच्छा देगा, मकर में जो है शनि का गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा, कुंभ में शनि का गोचर आपके लिए सबसे बुरा रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट और कहीं नहीं मिला है, यही कुंभ राशि पर मिला हुआ है। मीन में शनि का गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा। गुरु का मेष राशि में गोचर जो कि 22 अप्रैल 2023 से होगा, तो गुरु का मेष राशि में गोचर गुड से भी अच्छा है, बेटर है। वृषभ में गोचर खराब रहेगा। शनि गुरु का मिथुन में गोचर अच्छा रहेगा, कर्क में अच्छा रहेगा, सिंह में अच्छा रहेगा, कन्या में भी अच्छा रहेगा। तुला में थोड़ा सा गुरु का गोचर आपके लिए फेवर वाला नहीं रहेगा। वृश्चिक में, धनु में अच्छा रहेगा, मकर में खराब, कुंभ और मीन में गुरु का गोचर जब भी गुरु इन राशियों में गोचर करेगा जाएगा ट्रांजिट में अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का आप जान सकते हैं। मंगल के लिए देखें तो मंगल का गोचर जब मंगल कर्क राशि में रहेगा तो आपको बहुत बुरा फल देगा, कन्या में देगा, बुरा देगा। अच्छा वाला तो आप देख ही रहे हैं, बुरा वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तुला में मंगल का गोचर बुरा देगा, इन दोनों राशियों में बुरा देगा, यानी धनु और मकर में। कुंभ में भी गोचर अच्छा नहीं रहेगा इसका। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का गोचर आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट मिला हुआ है, किस राशि में मिला है? धनु राशि में मिला है। किस ग्रह को मिला है? बुध को। यानी बुध का गोचर जब कभी भी धनु राशि में रहेगा तो वो बुध का गोचर आपको खराब फल प्रदान करेगा। ओवरऑल गोचर देखना चाहते हैं किसका अच्छा रहेगा, तो आप इधर से देख लीजिए सबसे ज्यादा पॉइंट किसे मिले। सबसे ज्यादा पॉइंट 56 गुरु को मिला है, यानी गुरु का गोचर औसतन 12 राशियों पर गोचर गुरु का औसतन आपके लिए सबसे अच्छा है। गुरु के बाद नंबर आ जाता है इस ग्रह का,
और यह ग्रह कौन सा बनता है? बुध बनता है। बुध आपके लिए दूसरे नंबर का अच्छा फल देने वाला है। तीसरे नंबर पे ये 52 आएगा, यानी शुक्र का गोचर। सबसे कम अच्छा रहेगा आपका शनि का। आमतौर पे शनि का गोचर ही सबके लिए कम अच्छा रहता है, शनि को कम पॉइंट मिलते हैं। मंगल का भी कम अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको अष्टक वर्ग के बारे में व्याख्यान दे दिया। अब चलते हैं अष्टक वर्ग की कुंडली पर, और अष्टक वर्ग की कुंडली के माध्यम से हम आपको कुछ प्रेडिक्शन देते हैं, जीवन में कितना धन वगैरह, आय व्यय वगैरह की स्थिति रह सकती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी सर्वाष्टक कुंडली खोल के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको एकदम से बड़ा और साफ दिखे। ये आपकी होती है सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा। इस कुंडली को हम लेते हैं, ये सर्वाष्टक वर्ग है। अलग अलग ग्रहों का अष्टक वर्ग भी आपको बना के भेजा गया है। लगन में 32 पॉइंट्स हैं। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28। 28 पॉइंट को एवरेज पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे लगन में 32 पॉइंट्स हैं, जो कि एवरेज से बहुत अधिक है। और लगन में ही राजयोग भी बना हुआ है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर किसी भाव में राजयोग बना हुआ है और उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं, तो राजयोग फल बहुत अच्छा देता है। अगर किसी भाव में बुरे योग बने हैं और पॉइंट्स अच्छा है, तो उस बुरे योग का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो लगन आपका मजबूत है, साहसी होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, सेहत और स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे, लंबे जीवन का आनंद उठाएंगे। लगन आपका ठीक है। द्वितीय भाव में देखिए 70 पॉइंट्स है, इसको हम धन भाव बोलते हैं। लाभ भाव में 40 है। जिस प्रकार की आपकी आमदनी है, उसको थोड़ा और बचत बचत में कन्वर्ट करिए। बचत थोड़ा सा कम दिख रहा है, आमदनी अधिक दिख रही है। हालांकि इसमें 40 है लाभ भाव में, और व्यय भाव में 27 है। देखिए, अगर लाभ भाव में पॉइंट कम हो और व्यय में अधिक हो, तो व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी पैसे की दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा आप में नहीं बन रहा है। थोड़ा आप अपने इन्वेस्टमेंट पे, निवेश पे, पैसे की बचत पे और ध्यान दीजिए। तृतीय भाव में 31 पॉइंट्स हैं। परिश्रम रहेगा, पर्याप्त रहेगा। जीवन में आपको छोटी यात्राओं को भी करने का काफी अवसर मिलेगा। चतुर्थ भाव में 23 पॉइंट्स हैं। तो भौतिक रूप से सब कुछ रहेगा, लेकिन उसके पीछे भाग नहीं पाएंगे, मतलब लोलुप नहीं है, सुख लोलुप नहीं रह पाएंगे। 23 पॉइंट्स है। यहाँ पे संतान भाव में 25 पॉइंट्स है। संतान के लिए ठीक है, संतान आपकी एवरेज से थोड़ा कम सपोर्ट आपको दे पाएगी। 35 पॉइंट्स है। छठे भाव में बड़े बड़े लोगों से आपका कंपटीशन रहेगा। लगन में 32 पॉइंट्स है, और सप्तम में 23 पॉइंट्स है। लगन में पॉइंट्स ज्यादा हैं, इसलिए पति पत्नी में पति हावी रहेगा। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स होना जीवन को कम संघर्ष से ही सफलता दिला देता है, तो सफलता आपको ही दिलाएगा। यहाँ 24 पॉइंट्स हैं। भाग्य भाव में जब किसी ग्रह का गोचर रहेगा, तो औसत से कम फल देगा। कर्म भाव बहुत अच्छा है आपका। कर्म और लाभ और लगन, ये तीन दुरुस्त हो गए हैं, बहुत अच्छा है। एक चीज और समझ लीजिए, यही जब ग्रह गोचर करते हैं तो किसी न किसी भाव में हमारी कुंडली के अनुसार पहुंचते हैं। एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको वापस से समझाता हूँ। एवरेज पॉइंट 28 है। जिन जिन भावों में एवरेज से अधिक का पॉइंट मिला है, जब भी, जैसे मान लीजिए आज की डेट में गुरु का गोचर कहाँ है? मीन राशि पर है गुरु का गोचर। गुरु कहाँ चल रहा है? मीन पे। इसके बाद कहाँ जाएगा? मेष पे, 22 अप्रैल 2023 से। ग्रहों के गोचर को यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, लगन में कितना पॉइंट है? 32। जब भी कोई भी ग्रह गोचर करता हुआ लगन में पहुंचेगा, तो वो आपको बहुत अच्छा फल दे देगा। जब भी कोई ग्रह गोचर करता हुआ आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में पहुंचेगा, यानी कर्क राशि पर ग्रह का गोचर जब होगा, ज्यादातर ग्रहों का, तो वो आपका पैसा खर्चा करवा देंगे। धन भाव में कम पॉइंट है, यानी कि धन भाव में जब किसी ग्रह का गोचर होगा, उस समय धन की बचत कम होगी। तृतीय भाव में जब किसी ग्रह का गोचर होगा, तो मेहनत पूरा करवाएगा। चतुर्थ भाव में किसी ग्रह का गोचर जब आएगा, तो सुख का लाभ उठाने में कमी आ जाएगी। उस समय कोई कार्य पड़ जाए, मेहनत पड़ जाए, ऑफिस का रहे, बाहर का, उस समय थोड़ा सा सुख से आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा।
जब भी कोई ग्रह पंचम भाव में आएगा तो एवरेज से कम पॉइंट है, 25 पॉइंट है, तो यहाँ भी कम अच्छा रिजल्ट देगा। छठे भाव में जब कोई ग्रह गोचर करता हुआ जब भी पहुंचेगा तो कोई ना कोई टफ वर्क, नया टास्क और कंपटीशन पैदा करेगा। सप्तम भाव में गोचर करता हुआ ग्रह पहुंचेगा तो भी एवरेज से कम अच्छा रिजल्ट देगा। अष्टम में कम ही रहे तो ही अच्छा है, अष्टम में और द्वादश में, यानी ज़्यादा मुश्किलें नहीं बढ़ाएगा। अगर अधिक पॉइंट हो और तब कोई ग्रह गोचर करता हुआ यहाँ पहुंचेगा तो मुश्किलें बढ़ाएगा। भाग्य भाव में ग्रह जब पहुंचेगा नवम भाव में तो वो भाग्य का को बहुत बढ़ाएगा नहीं, एवरेज से कम ही रखेगा। लेकिन जब किसी ग्रह का गोचर मीन राशि पर रहेगा जब भी, या दसम भाव में, वह ग्रह आपको कार्य क्षेत्र में ऊंची ऊंची सफलताएं और नया प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन तैयार करेगा। लाभ भाव में किसी ग्रह का गोचर रहेगा, यानी ये तीन मजबूत हो गए तो ओवरऑल सबका रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाता है। व्यय भाव में कम पॉइंट्स हैं तो जब भी कोई ग्रह 12वें भाव में जाएगा खर्चा कराएगा लेकिन एवरेज से थोड़ा कम ही कराएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं पुनः आपकी कुंडली के अनुसार उपायों की। सबसे पहले लग्न कुंडली पे आपके पुनः वापस चलेंगे और लग्न कुंडली के माध्यम से मैं आपको उपाय दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं लग्न कुंडली को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे अगर कुछ जरूरी उपाय है तो उसे रिकमेंड करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आपकी लग्न कुंडली है। एक तो बुध के लिए आप स्टोन पहन लीजिए, बुधस्त है पन्ना 10 से 12 कैरेट का। दूसरा आपका शुक्र भी राजयोग में शामिल है और कारक ग्रह भी है, शुक्र के लिए ओपल या डायमंड भी पहन लीजिए। ये दो चीजें आपको पहनना है। तीसरा शनि और मंगल की द्वंद्व योग बोलते हैं। शनि की ही शांति कराने से चंद्रमा भी अपने आप से ही हो जाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो शनि और मंगल में शनि के 1,02,000 मंत्र जाप होंगे, मंगल के 44,000 मंत्र जाप करके हवन होंगे और मंगल के लिए आपको गुड़ का दान करना होगा। इतना आप कर देंगे तो यही सिर्फ एक दोष बना है, ये भी निवृत्त हो जाएगा। ओवरऑल आपकी कुंडली काफी अच्छी है, ठीक है, अच्छा जीवन एंजॉय आप करेंगे।